अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो फिर मैंने फेसबुक पे अपलोड भी की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है और एक डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है आपकी आवाज़ में। इस वजह से मैं अब एक दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैंने माइक भी लगा लिया है, मैंने समहाउ अपने कमरे के दरवाजे भी सारे के सारे बंद कर दिए, मैंने पंखा भी बंद कर दिया सिर्फ इसी वजह से ताकि जो आवाज़ है वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो मैंने 3 पॉइंट्स पर बात करनी थी। पहला पॉइंट ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक फ़ंडिंग केस चल रहा है, प्रोहिबिटेड फ़ंडिंग केस चल रहा है, उस हवाले से। सेकेंडली मैंने बात करनी थी जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन से ऐसे कवानीन हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फ़ंडिंग से रिलेटेड हैं। और तीसरे नंबर पर मैंने बात करनी थी जो फाइनेंशियल टाइम्स में एक स्टोरी पब्लिश हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर समहाउ ये इल्ज़ाम लगाया गया या एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फ़ॉरेन फंडिंग हुई इन 2013, और किस तरीके से आरिफ नकवी की एक कंपनी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग की 1.2 मिलियन डॉलर्स की समहाउ, उस हवाले से। तो पहला जो हम जिस पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त एक फ़ॉरेन फंडिंग से रिलेटेड केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में। केस भी क्या चल रहा है इस वक्त, इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला महफूज कर लिया लेकिन अभी तक सुनाया नहीं उस हवाले से। तो जो ये केस है समहाउ 2014 में स्टार्ट हुआ। 2014 में ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि 4 नवंबर को एक फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनका नाम अकबर एस बाबर था, वो इलेक्शन कमीशन में गए और उन्होंने जाके कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसकी जो भी फंडिंग हो रही है वो उस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। हमें किसी को क्लियरली पता नहीं है कि किस किस्म की फ़ंडिंग है, ये पैसे इनको कहाँ से आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो चेक करें इनके जो भी पैसे इनके पास आ रहे हैं, इनके फ़ंड्स चेक करें। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह करता जाऊँ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है, ये राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो फ़ंड्स उनको आ रहे होते हैं तो उनके बैंक्स के अंदर उनको चेक कर सकता है, वो ये पता लगा सकता है कि ये फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। और ये सब कुछ जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताना पड़ता है। वो कैसे बताना पड़ता है कि हर साल जून के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता है, एक पेपर सबमिट करवाना पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, जिसमें आपने अपने जितने भी फंड्स आपको उस पूरे साल में मिले हैं उन वो कहाँ से मिले हैं, कहाँ से आपकी तरफ आए हैं, यानी कि आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए हैं, ये सारी बातें आपको डिटेल के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बतानी पड़ती हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी पार्टी से किसी वक्त भी पूछ सकता है कि जो आपके फ़ंड्स हैं वो कहाँ से आए हैं। बहरहाल ये केस जब 2014 में स्टार्ट हुआ तो ये 7 से 8 साल चला, ये अभी तक चल रहा है, अभी तक इसका फैसला नहीं आया। लेकिन 2018 के अंदर एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब स्क्रूटनी कमेटी क्या होता है? स्क्रूटनी कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो आपके जो भी आप पे जो भी समहाउ केस चल रहा है, जैसे भी तरीके इंसाफ पे ये चल रहा है, उसमें वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करेगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगी, ट्रांजैक्शन डिटेल्स इकट्ठी करेगी और फिर वो समहाउ एक रिपोर्ट जमा करवा देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो कह देगी कि जी हाँ जी इन सारे पॉइंट्स के मुताबिक ये वाजे होता है कि इनको समहाउ प्रोहिबिटेड फंडिंग मिली, और या इन पॉइंट्स की वजह से साथ वाजे होता है कि इनको नहीं मिली। वो जो भी उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई होगी वो इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आएगा तो पता चल जाएगा। बहरहाल ये स्क्रूटनी कमेटी जब 2018 में बनी तो तकरीबन 4 साल ये कमेटी चली, इसने सारे आप कह सकते हैं शवाहिद इकट्ठे किए, और इस साल जनवरी में इस कमेटी ने अपनी हतमी रिपोर्ट जो थी वो समहाउ जमा करवा दी। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिन का टाइम दिया दोनों मेंबर्स को। यहाँ दोनों मेंबर्स का मतलब ये है कि अकबर एस बाबर को भी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको भी 15 दिन का टाइम दिया, और 15 दिन में उन्होंने कहा कि आपको अगर किसी पॉइंट की वजाहत करनी है तो आप कर सकते हैं, और फिर आपको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें वो अपनी हतमी रिपोर्ट आपको भी जमा करवानी पड़ेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी और बताता चलूँ कि अकबर एस बाबर कौन है। अकबर एस बाबर जो है वो समहाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फाउंडिंग मेंबर ही हैं। इनके कुछ इख्तलाफात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद पार्टी छोड़ दी। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है कि किसको किसने निकाला, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में बता दूँ कि अकबर एस बाबर हैं कौन। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में उन तमाम तर कवानीन के ऊपर, उन तमाम तर लॉस के ऊपर जो लागू होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फ़ंडिंग से रिलेटेड। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ंड किस तरीके से दिए जाएंगे, इस पे जो कानून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए वो है पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में आया था, ठीक है। इस कानून में 2 चीज़ों के ऊपर बात की गई है और हम भी उन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक होता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, कि ये लफ्ज़ याद रखिएगा, फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी एक और लफ्ज़ होता है प्रोहिबिटेड फंड्स। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस टाइम पे केस चल रहा है वो केस है
है प्रोहिबिटेड फंड्स का। ठीक है, ये मैं इसलिए वाजे करता जा रहा हूँ साथ साथ कि आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस बात की कि प्रोहिबिटेड फंड्स क्या हैं, या और जो मैंने आपको पहले बोला फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी क्या है। अब फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी होती है जिसको कोई ऐसे फंड्स मिल रहे हैं जो किसी दूसरी हुकूमत ने, यानी कि किसी और मुल्क की हुकूमत ने दिए हैं, डायरेक्ट हुकूमत ने उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए, या किसी और मुल्क की कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको वो पैसे ट्रांसफ़र करिए। उसकी मिसाल ये हो सकती है कि समहाउ जो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो समहाउ कोई पैसे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या जो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो पैसे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो कहलाएगी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट की मैं और भी वजाहत कर दूं कि जब आप इस कानून को पढ़ते हैं तो अब इस कानून में एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है जो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन है, उसमें अब एक और लफ्ज़ भी आ गया फॉरेन नेशनल्स। ये लफ्ज़ आया है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर। जो पार्टीज़ पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 था उसमें ये फॉरेन नेशनल का लफ्ज़ नहीं था, और जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे केस चल रहा है तो उस पे जो कानून लागू होगा वो 2002 वाला। उसकी वजह ये है क्योंकि ये केस समहाउ 2014 में स्टार्ट हुआ था, और जो नई शिका ये जो आप कह सकते हैं नया कानून आया इलेक्शन एक्ट 2017, ये तकरीबन उसके 3 साल बाद आया, तो इसलिए जो है ये उस पर लागू नहीं हो सकता। अब फॉरेन नेशनल्स भी जो है आपके क्या कहते हैं, अगर किसी फॉरेन नेशनल ने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिए, पैसे दिए, तब भी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड फंड्स क्या होते हैं। देखें जी, प्रोहिबिटेड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो समहाउ किसी दूसरे मुल्क की कोई कंपनी आपको पैसे दे, आपके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करे, तब भी वो प्रोहिबिटेड फंड्स कहलाते हैं। और 2017 से पहले अगर किसी फॉरेन नेशनल ने भी आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, तब भी वो क्या कहते हैं प्रोहिबिटेड फंड्स कहलाते थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मैंने पहले बताया जो केस है वो यही है कि इनके समहाउ शायद प्रोहिबिटेड फंडिंग की गई है, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये वाज़ेह तरीके से बयान नहीं कर सकी कि इनके पास ये फ़ंड्स आए वो कैसे आए। अब बहरहाल इस बात का जो फैसला वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन बहरहाल अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताता इस बात में और वाज़ेह करता जाऊँ, ये बताता चलूँ कि अगर अब किसी पार्टी पे ये साबित हो जाए कि वो जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी क्या सज़ाएं होती हैं, या अगर कोई पार्टी पे ये साबित हो जाए कि उनको कोई ऐसे फंड्स मिले जो प्रोहिबिटेड फंड्स थे तो उनकी क्या सज़ा होती है। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पैसे समहाउ इस तरीके से मिल रहे हैं जिन पैसों को आप बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें सज़ाएँ क्या होंगी। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट बनाता होता है और वो सारे सबूत इकट्ठे करता है, सारे शवाहिद इकट्ठे करता होता है कि जी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको समहाउ किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट सपोर्ट करी है, किसी दूसरे मुल्क की कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करी है, और 2017 के बाद ये भी कहा जा सकता है कि किसी फॉरेन नेशनल ने इस पार्टी को पैसे दिए, इस वजह से ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। और उसके बाद वो जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी सबूत होंगे, वो उस वक्त की जो हुकूमत होगी वो उसको जमा करा दिए जाएंगे। फिर वो जो हुकूमत होगी वो समहाउ इस चीज़ को पढ़ेगी और वो ये कहेगी, जिसमें ज़्यादातर सज़ा दी जाएगी वो यही होती है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को डिज़ोल्व कर देगी, बैन कर देगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी। फिर वो हुकूमत जो है वो समहाउ विदिन 15 डेज इस पूरी रेफरेंस को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भिजवाएगी, और फिर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा कि क्या वाकई में इस पॉलिटिकल पार्टी को की जो फंडिंग थी वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी वाली फंडिंग थी, और अगर ये चीज़ वादे हो जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस पार्टी को बैन कर देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया उसके पास ये हक होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस लड़ सके। बहरहाल अगर वो पार्टी बैन हो जाती है तो और उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो फिर तो एक चीज़ ये तो बड़ी वाज़ेह होगी, वो पार्टी डिज़ोल्व हो जाएगी। सेकेंडली, अगर उसके कोई इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो वो भी फिल फॉर अपनी सीट्स जो हैं उधर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो बेशक नेशनल असेंबली में हो या प्रोविंशियल असेंबली में हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि वो 4 साल तक नाअहल रहेंगे इलेक्शन लड़ने के। जिस दिन वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं या नाअहल हुए हैं उसके बाद 4 साल तक वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन 4 साल बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई डिज़ोल्व हो भी जाती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाना भी बहुत आसान काम है। उसकी एग्जाम्पल आपको माजी में मिलती है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसके नाम के अंदर 3 पी आते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन 2002 के अंदर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने समहाउ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन कर दिया या रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उस वक्त
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मेंबर जिनका नाम अमीन फ़हीम था, उन्होंने एक और पार्टी रजिस्टर करवाई जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रख दिया। अब जो नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ही है। और अगर आपको इस बात पर और वजाहत चाहिए तो आप जाके जो पाकिस्तान नेशनल असम्बली की वेबसाइट है उस पर जाके लिखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, आपको उन्हीं 56 लोगों के नाम नज़र आएंगे, उन्हीं 56 MNAs के नाम नज़र आएंगे जो समहाउ ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और जो खुर्शीद शाह हैं, वो इन तरह मतलब जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं आपको सारे के सारे वो वहीं पर नज़र आएंगे। बहरहाल ये तो मैंने आपको वादे कर दिया कि एक प्रोहिबिटेड फंड। अच्छा, अब इसके बाद मैं ज़रा बात कर लेता हूँ कि प्रोहिबिटेड फंडिंग पे क्या होगा। अगर किसी पार्टी के ऊपर ये चीज़ साबित हो जाए कि इनको प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या होती है। प्रोहिबिटेड फंडिंग ऐसी है कि समहाउ किसी दूसरे मुल्क की किसी कंपनी ने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है, या 2017 से पहले किसी शख्स ने भी अगर आपको जो फॉरेन नेशनल है उसने भी अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र किए तब भी वो प्रोहिबिटेड फंडिंग कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो लफ्ज़ और भी, एक है फॉरेन नेशनल और एक है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। फॉरेन नेशनल कौन होता है? फॉरेन नेशनल वो होता है कि जिसके पास ना आपके मुल्क का पासपोर्ट होता है, ना आपके मुल्क का ID कार्ड होता है, ना जिसको आप नाइकॉप बोलते हैं वो होता है, उसको आप फॉरेन नेशनल बोलते होते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या? ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो है जो समहाउ रहता तो किसी और मुल्क में, लेकिन उसके पास या तो ID कार्ड होगा या पासपोर्ट होगा या नाइकॉप होगा, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाएगा। इधर एक और चीज़ की वजाहत कर देता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो आपको पैसे ट्रांसफ़र, आपको पैसे दे सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वो फंडिंग कर सकता है। वो बेशक फिर इलेक्शन एक्ट 2017 के ज़ुमरे में देखा जाए तब भी कर सकता है, या पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के ज़ुमरे में देखा जाए तब भी कर सकता है। बहरहाल ये तो आपको मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया कि प्रोहिबिटेड फंडिंग और क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल एड, फॉरेन पॉलिटिकल एडेड पार्टी होती है उसमें क्या होता है। प्रोहिबिटेड फंडिंग में अगर किसी पार्टी पे साबित हो जाए कि इसको प्रोहिबिटेड फंडिंग है तब क्या होगा? तब ये होगा कि जितने पैसे आपको समहाउ मिले हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग के ज़ुमरे में, उतने पैसे आपको या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करने पड़ेंगे या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है कि आपको वो पैसे किसको देने पड़ते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि या तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दे देगा या आप डायरेक्टली स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दे देंगे, अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि आप पे प्रोहिबिटेड फंडिंग है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस वक्त केस चल रहा है वो प्रोहिबिटेड फंडिंग का, वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को लगे कि जी ये एक ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिज़ोल्व होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त मीडिया के ऊपर आप इस तरह की स्टोरीज़ भी सुनेंगे, इस तरह की बातें भी सुनेंगे, क्योंकि इस वक्त ये एक पूरा का पूरा नैरेटिव शेपअप करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब ये जो एक कुछ दिनों पहले फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी आई जो तकरीबन 11 पेजेस के ऊपर ये एक स्टोरी थी, और उस स्टोरी में एक फिर से एक ओपिनियन बनाने की कोशिश की गई, और वो ओपिनियन भी इसलिए बनाने की कोशिश की गई क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने 21 जून को फैसला महफूज कर लिया, और जितनी अपोजिशन पार्टीज़, तो मैं नहीं कहूँगा इस वक्त जो हुकूमत में पार्टीज़ हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि वो अपना फैसला सुनाए। इस टाइम पर इस तरह की रिपोर्ट का, इस तरह की स्टोरी आने का मतलब ही यही है कि एक सपोर्ट दी जा सके उस फैसले को, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर से एक तरीके से प्रेशराइज़ किया जा सके कि वो जो भी फैसला दे रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही हो, और आम लोगों में भी एक नैरेटिव बनाया जा सके कि जी ये जो आप इसकी स्टोरी पढ़ लें फाइनेंशियल टाइम्स की, इससे तो बड़ा क्लियर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बैरूनी फंडिंग है, और वो समहाउ ऐसी पार्टी है जिसके फंड्स का कुछ भी नहीं पता, ये पता नहीं किसके कहने पर चल रहे हैं और किस मुल्क के साथ ये मिले हुए। इस किस्म का जो एक आम बयानिया या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अगर अब आप इस फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को क्लियरली पढ़ें तो ये एक इम्प्रेशन तो बिल्ड कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग मिली है, लेकिन ये कोई क्लियरली बता नहीं रही कि वो किस तरीके से मिली है, और अगर वो मिली भी है तो वो किस तरीके से पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंडिंग लॉज हैं उनके ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की स्टोरीज इसलिए ब्रेक की जाती हैं ताकि लोगों के अंदर एक बयानिया बनाया जा सके, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। इसमें एक और चीज़ भी है, उसमें एक और चीज़ ये है कि जब भी पाकिस्तान में कोई चीज़ अंग्रेज़ी में आती है, अंग्रेज़ी में पब्लिश होती है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ऐसा टारगेट ऑडियंस है जिनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती होती। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सपोर्टर्स के बारे में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक हकीकत पे मबनी बात है। जब आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द
वोटर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपीपी। तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि जब आप कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फिर इसी तरीके से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसको अगर आप वैसे भी देख लें तो जो इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। फिर आप वहाँ पे जाके लिटरेसी रेट देख लें क्या है। फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो एक ओवरऑल सपोर्टर है उसका लिटरेसी रेट क्या है वो भी आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। ये अंग्रेज़ी में जब अंग्रेज़ी में चीज़ें आती हैं तो फिर उसको आप अपनी मर्ज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, और ये कौन लोग ट्रांसलेट करते हैं? ये वही तमाम तर व्लॉगर्स हैं, ये वही तमाम तर प्राइम टाइम शोज़ करने वाले हैं, और फिर वो एक अपनी मर्ज़ी का जो एक नैरेटिव है वो लोगों में अपनी मर्ज़ी का एक नैरेटिव बनाते हैं और फिर वो लोगों को समहाउ वही का वही नैरेटिव सुना देते हैं। तो इस तरीके से होता यही है कि लोग जो हैं वो समहाउ ये समझने लग जाते हैं कि जी जो ये एक पॉलिटिकल पार्टी जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था इसको समहाउ मुल्क के इदारे जो है वो बचाने की कोशिश करें। बहरहाल ये वो तमाम तर बातें थी जिस पर आज मैंने वजाहत करना चाहता था, जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। इसके बाद जो मैं एक और अपना व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ वो समहाउ क्लाइमेट के ऊपर है। इस पर मैं बहुत अरसे से काम कर रहा था और मुझे ये लग रहा था कि जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है वो कुछ ही अरसे में एक डिज़ास्टर बन जाएगा पाकिस्तान के लिए, और वो अब समहाउ बन गया। अगर आप पहले 3 महीनों में देखें हैं तो बिल्कुल भी बारिशें नहीं हुई, और अब जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं तो अब वो रुकने का नाम नहीं लेनी। इस पर मैं एक पूरा का पूरा व्लॉग डिटेल के साथ करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।